मारिया रॉड्रिगेज के पास जाने की कोई जगह नहीं थी। किराए के 3 महीने पीछे 2 बच्चों को खिलाने के लिए और एक क्रूर मकान मालिक जो मांग कर रहा था कि वह सुबह तक चली जाए। लेकिन जैसे ही उसने सब कुछ खोने का सामना किया, कमरे में एक गहरी परिचित आवाज भर गई। मॉर्गन फ्रीमैन दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने आगे जो किया उसने सभी को सदमे में डाल दिया और मारिया की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। कहानी में आने से पहले नीचे टिप्पणी करें कि आप आज दुनिया में कहां से देख रहे हैं। मारिया रॉड्रिगेज ने कभी नहीं सोचा था कि वह यहां खत्म होगी, अपने छोटे से अपार्टमेंट में खड़ी एक बेदखली नोटिस पकड़े हुए, जबकि उसके 2 बच्चे अगले कमरे में कार्टून देख रहे थे। वह किराए के 3 महीने पीछे थी और इमारत के मालिक मिस्टर क्रॉली उसे और कोई मौका नहीं दे रहे थे। कृपया मिस्टर क्रॉली, मारिया ने फोन में कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं अगले हफ्ते अस्पताल में अपनी नई नौकरी शुरू कर रही हूं। मैं महीने के अंत तक आपको सब कुछ चुका सकती हूं। बहुत देर हो चुकी है, उन्होंने गरजते हुए कहा। मैं चाहता हूं कि तुम कल सुबह तक बाहर हो जाओ। मारिया ने अपनी दीवार पर लगी परिवार की तस्वीरों को देखा। इस अपार्टमेंट में 8 साल, 8 जन्मदिन, 8 क्रिसमस, सब कुछ गायब होने वाला है क्योंकि उसने 3 महीने पहले डाइनर में अपनी नौकरी खो दी थी। मम्मी, छोटे टॉमी ने लिविंग रूम से पुकारा, क्या आज रात हम पिज्जा खा रहे हैं? मारिया ने जल्दी से अपनी आंखें पोंछीं। आज रात नहीं बच्चे, हम सूप खा रहे हैं। उस शाम जब बच्चे सो रहे थे, मारिया ने अपना सामान बक्सों में पैक किया। वह उन्हें अभी नहीं बता सकती थी। आप 8 साल के और 6 साल के बच्चे को कैसे बताते हैं कि वे बेघर होने वाले हैं? अगली सुबह मिस्टर क्रॉली उनके दरवाजे पर आ गए। वह अकेले नहीं थे, वे अपने साथ 2 सुरक्षा गार्ड लेकर आए थे। समय हो गया, उन्होंने घोषणा करते हुए मारिया को धक्का देते हुए अपार्टमेंट में प्रवेश किया। अपना सामान ले लो और बाहर निकलो। मिस्टर क्रॉली, कृपया, मारिया ने मिन्नत की। मेरे बच्चे अभी सो रहे हैं। मेरी समस्या नहीं, उन्होंने कहा। फर्श से टॉमी की एक खिलौना कार उठाकर एक बॉक्स में फेंक दिया। आपके पास बहुत सारी चेतावनी थी। हंगामे से टॉमी और उसकी बहन लीसा जाग गए। वे डरे हुए और भ्रमित होकर अपने कमरे से बाहर आ गए। क्या हो रहा है, मम्मी? लीसा ने अपने टेडी बियर को पकड़ते हुए पूछा। इससे पहले कि मारिया जवाब दे पाती, मिस्टर क्रॉली ने दराज और अलमारियां खोलना शुरू कर दिया। उनके सामान को बेरहमी से बक्सों में फेंक दिया। तुम्हारी मम्मी ने किराया नहीं दिया, उन्होंने बच्चों से कहा, इसलिए अब तुम्हें जाना होगा। मारिया ने पहले कभी इतनी अपमानित महसूस नहीं किया था। उनके पड़ोसी अपने दरवाजों से झांक रहे थे, देख रहे थे, लेकिन मदद करने से डर रहे थे। मिस्टर क्रॉली इस साल पहले ही 3 अन्य परिवारों को बाहर निकाल चुके थे। आपके पास 1 घंटा है, उन्होंने घोषणा की। पीछे छूटा हुआ सामान कूड़ेदान में चला जाएगा। टॉमी रोने लगा। लीसा भी उनके साथ रोने लगी। मारिया को लगा जैसे उसका दिल फट रहा है। उसने शहर के हर आश्रय स्थल को फोन किया था। सभी भरे हुए थे। उसकी बहन 2 राज्यों दूर रहती थी। उसके माता पिता वर्षों पहले गुजर चुके थे। जाने के लिए कहीं नहीं था। जैसे ही मारिया कांपते हाथों से अपने कपड़े पैक कर रही थी, उसने दालान में कदमों की आवाज सुनी। फिर एक गहरी परिचित आवाज जिससे हर कोई जम गया। यहां क्या समस्या लग रही है? मारिया ने मुड़कर देखा। उसके दरवाजे पर मॉर्गन फ्रीमैन खड़े थे। एक साधारण काली जैकेट पहने हुए थे और मिस्टर क्रॉली को कठोर आंखों से देख रहे थे। मिस्टर क्रॉली हंसे। अपना काम देखो, बूढ़े आदमी। लेकिन मॉर्गन नहीं हटे। इसके बजाय वह अपार्टमेंट में चला गया। बक्सों और बिखरे हुए सामानों की गंदगी को देख रहा था। जब मैं गाड़ी से गुजर रहा था, उन्होंने अपनी उस प्रसिद्ध आवाज में कहा, मैंने इन 2 सुरक्षा गार्डों को देखा। मुझे उत्सुक बना दिया। अब मैं एक अकेली मां और 2 छोटे बच्चों को सड़क पर फेंके जाने को देख रहा हूं। यह मेरे साथ सही नहीं लगता। वह 3 महीने का किराया बकाया है, मिस्टर क्रॉली ने तपाक से कहा। यह कानूनी है, मॉर्गन ने धीरे से सिर हिलाया। कानूनी हमेशा सही नहीं होता है। वह मारिया की ओर मुड़ा। आप पर कितना बकाया है, मैडम? $2 या $400, मारिया ने शर्म से फुसफुसाया। मॉर्गन ने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला और अपनी चेक बुक निकाली। मिस्टर क्रॉली की आंखें चौड़ी हो गईं। नहीं नहीं, उन्होंने विरोध किया। लीड समाप्त हो गई है, उन्हें जाना होगा। मॉर्गन ने वैसे भी चेक लिखा, फिर सीधे मिस्टर क्रॉली को देखा। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या आप इस इमारत के मालिक हैं? मिस्टर क्रॉली का चेहरा लाल हो गया। इसका इससे क्या लेना देना है? मॉर्गन मुस्कुराया। सब कुछ। उसने अपना फोन निकाला और एक कॉल किया। हेलो, जेनेट?
हाँ, ये मॉर्गन है। याद है कि हमने जिस रियल एस्टेट निवेश के बारे में बात की थी? मुझे सही संपत्ति मिल गई है। दालान अब पड़ोसियों से भर गया था। सभी आश्चर्य में देख रहे थे कि मॉर्गन फ्रीमन खुद उनकी इमारत में खड़े हैं। सब कुछ बदलने वाले हैं। आप क्या कर रहे हैं? मिस्टर क्रॉली ने मांग की। मॉर्गन ने फोन रख दिया। ये इमारत खरीद रहा हूं और मालिक के रूप में मेरा पहला काम तुम्हें निकालना होगा। पड़ोसी तालियों की गड़गड़ाहट करने लगे। टॉमी और लीसा रोना बंद कर दिया। चौड़ी आंखों से मॉर्गन को घूर रहे थे। मारिया विश्वास नहीं कर सकती थी कि क्या हो रहा है। आप यह नहीं कर सकते, मिस्टर क्रॉली फुफकारे। मैं पहले ही कर चुका हूं, मॉर्गन ने शांति से उत्तर दिया। अब मैं सुझाव देता हूं कि आप जाने से पहले मैं उत्पीड़न के बारे में पुलिस को बुलाऊं। मिस्टर क्रॉली गुस्से से लाल चेहरे के साथ बाहर निकल गए। सुरक्षा गार्ड शर्मिंदा लग रहे थे, उनके पीछे पीछे चले गए। मॉर्गन मारिया और उसके बच्चों की ओर मुड़ा। सब कुछ वापस पैक करो, ये अभी भी तुम्हारा घर है और अगले कुछ महीनों के किराए के बारे में चिंता मत करो। इसे एक नई शुरुआत मानो। मारिया खुशी से रो पड़ी, लेकिन इस बार खुशी से। उसके बच्चों ने उसकी टांगों को गले लगा लिया और उसके पड़ोसियों ने सफाई में मदद करने की पेशकश की। जैसे ही मॉर्गन दरवाजे की ओर बढ़ा, मारिया ने उसे बुलाया। क्यों? आप हमारे लिए यह क्यों करेंगे? वह उस परिचित मुस्कान के साथ वापस मुड़ा। क्योंकि कभी कभी लोगों को बस एक मौका चाहिए होता है और मैं आपको एक देने के लिए सही समय पर सही जगह पर था। 1 घंटे के भीतर समाचार कैमरे आ गए। शाम तक कहानी हर जगह थी। मॉर्गन फ्रीमैन ने एकल मां को बेदखली से बचाने के लिए अपार्टमेंट बिल्डिंग खरीदी, लेकिन मारिया को सुर्खियों की परवाह नहीं थी। उसे केवल इस बात की परवाह थी कि उसके बच्चे सुरक्षित थे, अपनी अपनी बिस्तर पर सो रहे थे। और कहीं बाहर एक सुनहरी आवाज वाला आदमी था जिसने दुनिया को याद दिलाया था कि दया क्या दिखती है। मॉर्गन फ्रीमैन द्वारा उनके घर को बचाने के 1 हफ्ते बाद मारिया ने सेंट मैरी अस्पताल में अपनी नई नौकरी शुरू की। उसने दिन की पाली के दौरान बुजुर्ग मरीजों की मदद करते हुए नर्सिंग सहायक के रूप में काम किया। वेतन बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन यह स्थिर काम था और उसके पर्यवेक्षक सारा दयालु थी। आप वही हैं जो समाचार में हैं, सारा ने मारिया के पहले लंच ब्रेक के दौरान कहा। वह अकेली मां जिसकी मॉर्गन फ्रीमैन ने मदद की। मारिया ने सिर हिलाया। अभी भी सभी ध्यान से शर्मिंदा थी। मैं बस खड़ी मेहनत करना चाहती हूं और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जीवन बनाना चाहती हूं। लेकिन मिस्टर क्रॉली ने परेशानी करना बंद नहीं किया था। उसने पड़ोस में अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया कि मारिया ने मॉर्गन फ्रीमैन को छूना लगाया था, कि वह एक घोटाला चला रही थी। कुछ लोगों ने स्थानीय किराने की दुकान पर उसे गंदी निगाहों से देखना शुरू कर दिया। एक शाम जब मारिया टॉमी को उसकी होमवर्क में मदद कर रही थी, किसी ने उनकी खिड़की में पत्थर फेंका। हर तरफ कांच के टुकड़े बिखर गए। टॉमी चीख उठा, मम्मी मुझे डर लग रहा है। लीसा कोने से रोई। मारिया ने पुलिस को फोन किया, लेकिन वह जानती थी कि इसके पीछे कौन है। मिस्टर क्रॉली को उस दिन पहले देखा गया था, सड़क के उस पार बार में शराब पीते हुए, किसी को भी सुनते हुए जो कह रहा था कि उसके साथ गलत हुआ है। अगले दिन उनके पड़ोसी श्रीमती चेन कुछ घर का बना सूप लेकर आईं। हम जानते हैं कि क्रॉली इसके पीछे है, उसने कहा। वह सिर्फ गुस्से में है क्योंकि मॉर्गन फ्रीमैन ने उसे बुरा बना दिया। अन्य पड़ोसी भी आगे आने लगे। उन्होंने मारिया को बताया कि कैसे मिस्टर क्रॉली ने वर्षों से उन्हें धमकाया था, कैसे उन्होंने अनुचित रूप से किराया बढ़ाया था और आवश्यक मरम्मत की उपेक्षा की थी। उसने मेरी दादी को रोने पर मजबूर कर दिया जब वह 2 दिनों के लिए किराए पर देर से आई थी, अपार्टमेंट 3B के जेक ने कहा। वह अभी अभी अस्पताल से बाहर निकली थी। वह अकेली नहीं थी जिसे उसने चोट पहुंचाई थी, लेकिन वह थी जिसने उसका सामना किया था, भले ही गलती से। मॉर्गन फ्रीमैन के वकील ने उस दोपहर फोन किया। मिस्टर फ्रीमैन ने मुझे आपकी जांच करने के लिए कहा, उसने कहा। वह उत्पीड़न के बारे में चिंतित है। मैं और कोई परेशानी नहीं करना चाहती, मारिया ने चुपचाप कहा। अपने बच्चों को अपने खिलौनों से खेलते हुए देखा। आप परेशानी नहीं कर रही हैं, वकील ने दृढ़ता से उत्तर दिया। मिस्टर क्रॉली कर रहे हैं और हम उन्हें रोकने जा रहे हैं। उस शाम जब मारिया रात का खाना बना रही थी, किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। उसका दिल रुक गया। क्या यह फिर से मिस्टर क्रॉली था? लेकिन जब उसने झांकने के छेद से देखा तो उसने वहां मॉर्गन फ्रीमैन को 2 पुलिस अधिकारियों के साथ खड़ा देखा। हम आपके पड़ोसियों से बयान इकट्ठा कर रहे हैं,
मॉर्गन ने अंदर आने के बाद उसे बताया, मिस्टर क्रॉली का उत्पीड़न और अवैध बेदखली का इतिहास है। पुलिस आरोप लगा रही है टॉमी और लीसा मॉर्गन के पास भागे, उसकी टांगों को गले लगाया। वह उन पर मुस्कुराया। मिस्टर फ्रीमन, टॉमी ने उत्साह से कहा, मैंने स्कूल में सभी को आपके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आप एक फिल्म स्टार हैं। मॉर्गन हंसे। मैं हूं, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक मकान मालिक हूं जो चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस अधिकारियों ने टूटी हुई खिड़की और उत्पीड़न के बारे में मारिया का बयान लिया। उनके पास बार से सुरक्षा कैमरा फुटेज था जिसमें मिस्टर क्रॉली ये दिखावा कर रहे थे कि उन्होंने क्या किया है। वह आपको अब परेशान नहीं करेगा, एक अधिकारी ने वादा किया। हम उसे आज रात उठा रहे हैं। बाद में मॉर्गन और पुलिस के जाने के बाद मारिया के पड़ोसी उसके अपार्टमेंट में इकट्ठे हुए। श्रीमती चेन और सूप लाईं। जेक ने टूटी हुई खिड़की ठीक की। किसी और ने सभी बच्चों के लिए पिज्जा मंगवाया। हमें वर्षों पहले क्रॉली का विरोध करना चाहिए था, श्रीमती चेन ने सिर हिलाते हुए कहा। हम सब बहुत डर गए थे। कभी कभी परिवर्तन करने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, मारिया ने उत्तर दिया, उस पहले दिन मॉर्गन के शब्दों को याद करते हुए। जैसे ही उसने उस रात अपने बच्चों को बिस्तर पर सुलाया, टॉमी ने पूछा, क्या बुरा आदमी वास्तव में जा रहा है मम्मी? हाँ बच्चे, उसने उसके माथे को चूमते हुए कहा, और हमारे पास अब बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो हमारी देखभाल कर रहे हैं। अगली सुबह मारिया ने समाचार देखा। पूर्व मकान मालिक को उत्पीड़न और बर्बरता के लिए गिरफ्तार किया गया। मिस्टर क्रॉली का गुस्से से भरा चेहरा हर चैनल पर था, लेकिन इस बार मारिया डरी हुई नहीं थी। वह अपने सिर को ऊंचा करके काम पर गई। जब उन्होंने उसे देखा तो उसके मरीज मुस्कुराए। कुछ ने यह भी उल्लेख किया कि उन्होंने उसे टीवी पर अपनी कहानी देखी है। आप प्रसिद्ध हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने इशारा करते हुए कहा। नहीं, मारिया ने जवाब दिया, उसका तकिया समायोजित करते हुए। मैं सिर्फ भाग्यशाली हूं, भाग्यशाली कि किसी ने मदद करने के लिए पर्याप्त प्रवाह की। लेकिन जैसे ही वह उस शाम घर जा रही थी, मारिया ने उस काली कार को नहीं देखा जो उसके पीछे चल रही थी। अंदर मिस्टर क्रॉली का भाई रॉबर्ट ठंडी आंखों से उसे देख रहा था। उसने उस सुबह अपने भाई के लिए जमानत जमा कर दी थी और अब उनकी योजनाएं थीं, बड़ी योजनाएं। मॉर्गन फ्रीमैन ने पहली लड़ाई जीत ली हो सकती है, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ था। एक लंबे शॉट से नहीं। रॉबर्ट क्रॉली अपने भाई के रहने के कमरे में बैठा था। उसे मॉर्गन फ्रीमैन और मारिया के बारे में बकवास करते हुए सुन रहा था। जमानत जमा करने के बाद उन्होंने घंटों अपने बदला लेने की साजिश रची थी। उस औरत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मिस्टर क्रॉली चिल्लाए, इधर उधर घूम रहे थे। 20 साल मैंने उस इमारत को चलाया, 20 साल, और अब मैं जेल की सजा का सामना कर रहा हूं। शांत हो जाओ, रॉबर्ट ने कहा, एक और पेड़ डालते हुए। मेरे पास एक योजना है। इस बीच मारिया अस्पताल में अपनी पाली में काम कर रही थी, खतरे से अनजान। उसने अभी अभी एक बुजुर्ग मरीज की मदद करना समाप्त किया था जब सारा, उसके पर्यवेक्षक, ने उसे कार्यालय में बुलाया। शायद कोई आपसे मिलने आया है, सारा ने चिंतित होकर कहा। कहता है कि वह मिस्टर क्रॉली का भाई है। मारिया का दिल धड़क गया। रॉबर्ट क्रॉली एक महंगे सूट में वहां खड़ा था, सांप की तरह मुस्कुरा रहा था। बस अपने भाई के व्यवहार के लिए माफी मांगना चाहता था, उसने आसानी से कहा। शायद हम कॉफी पर इस पर चर्चा कर सकते हैं? नहीं धन्यवाद, मारिया ने दृढ़ता से उत्तर दिया। कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन रॉबर्ट ने उसका हाथ पकड़ लिया जैसे ही वह जाने लगी। ध्यान से सुनो, मेरे भाई ने तुम्हारी वजह से सब कुछ खो दिया। हम इसे आसान तरीके से कर सकते हैं, या क्या यहां कोई समस्या है? सभी मुड़ गए। मॉर्गन फ्रीमैन दरवाजे पर खड़े थे और वह अकेले नहीं थे। उसके बगल में एक बिजनेस सूट में एक लंबी महिला थी। मारिया, मॉर्गन ने कहा, लिंडा थॉम्पसन से मिलो, वह जिला अटॉर्नी है। रॉबर्ट का चेहरा सफेद हो गया। उसने मारिया का हाथ छोड़ दिया। मिस्टर क्रॉली, लिंडा ने कहा, हमारे पास आपका कल सुश्री रोड्रिगेज का पीछा करने का सुरक्षा फुटेज है। यह निरोधक आदेश का उल्लंघन है। कौन सा निरोधक आदेश? रॉबर्ट फुफकारा। मारिया रोड्रिगेज के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। 3 महीने का किराया बकाया था, 2 बच्चों को खिलाना था और एक क्रूर मकान मालिक था जो उन्हें सुबह तक निकालने की मांग कर रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने सब कुछ खोने का सामना किया, कमरे में एक गहरी परिचित आवाज गूंजी। मॉर्गन फ्रीमैन दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने जो आगे किया उसने सभी को सदमे में डाल दिया और मारिया की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई।
कहानी में आने से पहले नीचे टिप्पणी करें कि आप आज दुनिया में कहां से देख रहे हैं। मारिया रोड्रिगेज ने कभी नहीं सोचा था कि वह यहां खत्म होगी। अपने छोटे से अपार्टमेंट में खड़ी एक बेदखली नोटिस हाथ में लिए हुए, जबकि उसके 2 बच्चे अगले कमरे में कार्टून देख रहे थे। वह 3 महीने का किराया बकाया थी और इमारत के मालिक मिस्टर क्रॉली उन्हें और कोई मौका नहीं दे रहे थे। कृपया मिस्टर क्रॉली, मारिया ने फोन में कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं अगले हफ्ते अस्पताल में अपनी नई नौकरी शुरू कर रही हूं। मैं महीने के अंत तक आपको सब कुछ चुका सकती हूं। बहुत देर हो चुकी है, उन्होंने गरजते हुए कहा। मैं चाहता हूं कि तुम कल सुबह तक बाहर हो जाओ। मारिया ने अपनी दीवार पर लगी परिवार की तस्वीरों को देखा। इस अपार्टमेंट में 8 साल, 8 जन्मदिन, 8 क्रिसमस, सब कुछ गायब होने वाला है क्योंकि उन्होंने 3 महीने पहले डायनर में अपनी नौकरी खो दी थी। मम्मी, छोटे टॉमी ने लिविंग रूम से पुकारा। क्या आज रात हम पिज्जा खा रहे हैं? मारिया ने जल्दी से अपनी आंखें पोंछीं। आज रात नहीं बच्चे, हम दाल चावल खा रहे हैं। उस शाम जब बच्चे सो रहे थे, मारिया ने अपना सामान बक्सों में पैक किया। वह उन्हें अभी नहीं बता सकती थी। आप 8 साल के और 6 साल के बच्चे को कैसे बताते हैं कि वे बेघर होने वाले हैं? अगली सुबह मिस्टर क्रॉली उनके दरवाजे पर आ गए। वह अकेले नहीं थे, वे अपने साथ 2 सुरक्षा गार्ड लेकर आए थे। समय हो गया, उन्होंने घोषणा करते हुए मारिया को धक्का देते हुए अपार्टमेंट में प्रवेश किया। अपना सामान ले लो और बाहर निकलो। मिस्टर क्रॉली, कृपया, मारिया ने मिन्नत की। मेरे बच्चे अभी सो रहे हैं। मेरी समस्या नहीं, उन्होंने कहा। फर्श से टॉमी की एक खिलौना कार उठाकर एक बॉक्स में फेंक दिया। आपके पास बहुत सारी चेतावनी थी। हंगामे से टॉमी और उसकी बहन लीसा जाग गए। वे डरे हुए और भ्रमित होकर अपने कमरे से बाहर आ गए। क्या हो रहा है मम्मी? लीसा ने अपने टेडी बियर को पकड़ते हुए पूछा। इससे पहले कि मारिया जवाब दे पाती, मिस्टर क्रॉली ने दराज और अलमारियां खोलना शुरू कर दिया। उनके सामान को बेरहमी से बक्सों में फेंक दिया। तुम्हारी मम्मी ने किराया नहीं दिया, उन्होंने बच्चों से कहा, इसलिए अब तुम्हें जाना होगा। मारिया ने पहले कभी इतनी अपमानित महसूस नहीं किया था। उनके पड़ोसी अपने दरवाजों से झांक रहे थे, देख रहे थे, लेकिन मदद करने से डर रहे थे। मिस्टर क्रॉली इस साल पहले ही 3 अन्य परिवारों को बाहर निकाल चुके थे। आपके पास 1 घंटा है, उन्होंने घोषणा की। पीछे छूटा हुआ सामान कूड़ेदान में चला जाएगा। टॉमी रोने लगा। लीसा भी उनके साथ रोने लगी। मारिया को लगा जैसे उसका दिल फट रहा है। उसने शहर के हर आश्रय स्थल को फोन किया था। सभी भरे हुए थे। उसकी बहन 2 राज्यों दूर रहती थी। उसके माता पिता वर्षों पहले गुजर चुके थे। जाने के लिए कहीं नहीं था। जैसे ही मारिया कांपते हाथों से अपने कपड़े पैक कर रही थी, उसने दालान में कदमों की आवाज सुनी, फिर एक गहरी परिचित आवाज जिससे हर कोई जम गया। यहां क्या समस्या लग रही है? मारिया ने मुड़कर देखा। उसके दरवाजे पर मॉर्गन फ्रीमैन खड़े थे। एक साधारण काली जैकेट पहने हुए थे और मिस्टर क्रॉली को कठोर आंखों से देख रहे थे। मिस्टर क्रॉली हंसे। अपना काम देखो, बूढ़े आदमी। लेकिन मॉर्गन नहीं हटे। इसके बजाय वह अपार्टमेंट में चला गया। बक्सों और बिखरे हुए सामानों की गंदगी को देख रहा था। जब मैं गाड़ी से गुजर रहा था, उन्होंने अपनी उस प्रसिद्ध आवाज में कहा, मैंने इन 2 सुरक्षा गार्डों को देखा। मुझे उत्सुक बना दिया। अब मैं एक अकेली मां और 2 छोटे बच्चों को सड़क पर फेंके जाने को देख रहा हूं। यह मेरे साथ सही नहीं लगता। वह 3 महीने का किराया बकाया है, मिस्टर क्रॉली ने तपाक से कहा। यह कानूनी है, मॉर्गन ने धीरे से सिर हिलाया। कानूनी हमेशा सही नहीं होता है। वह मारिया की ओर मुड़ा। आप पर कितना बकाया है मैडम? जो $400, मारिया ने शर्म से फुसफुसाया। मॉर्गन ने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला और अपनी चेकबुक निकाली। मिस्टर क्रॉली की आंखें चौड़ी हो गईं। नहीं, नहीं, उन्होंने विरोध किया। लीज समाप्त हो गई है, उन्हें जाना होगा। मॉर्गन ने वैसे भी चेक लिखा, फिर सीधे मिस्टर क्रॉली को देखा। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या आप इस इमारत के मालिक हैं? मिस्टर क्रॉली का चेहरा लाल हो गया। इसका इससे क्या लेना देना है? मॉर्गन मुस्कुराया। सब कुछ। उसने अपना फोन निकाला और एक कॉल किया। हेलो, जेनेट। हाँ, ये मॉर्गन है। याद है कि हमने जिस रियल एस्टेट निवेश के बारे में बात की थी? मुझे सही संपत्ति मिल गई है। दालान अब पड़ोसियों से भर गया था। सभी आश्चर्य में देख रहे थे कि मॉर्गन फ्रीमैन खुद उनकी इमारत में खड़े हैं। सब कुछ बदलने वाले हैं। आप क्या कर रहे हैं? मिस्टर क्रॉली ने मांग की।
मॉर्गन ने फोन रख दिया। ये इमारत खरीद रहा हूं और मालिक के रूप में मेरा पहला काम तुम्हें निकालना होगा। पड़ोसी तालियों की गड़गड़ाहट करने लगे। टॉमी और लीसा रोना बंद कर दिया, चौड़ी आंखों से मॉर्गन को घूर रहे थे। मारिया विश्वास नहीं कर सकती थी कि क्या हो रहा है। आप यह नहीं कर सकते, मिस्टर क्रॉली फुफकारे। मैं पहले ही कर चुका हूं, मॉर्गन ने शांति से उत्तर दिया। अब मैं सुझाव देता हूं कि आप जाने से पहले मैं उत्पीड़न के बारे में पुलिस को बुलाऊं। मिस्टर क्रॉली गुस्से से लाल चेहरे के साथ बाहर निकल गए। सुरक्षा गार्ड शर्मिंदा लग रहे थे, उनके पीछे पीछे चले गए। मॉर्गन मारिया और उसके बच्चों की ओर मुड़ा। सब कुछ वापस पैक करो, यह अभी भी तुम्हारा घर है, और अगले कुछ महीनों के किराए के बारे में चिंता मत करो। इसे एक नई शुरुआत मानो। मारिया खुशी से रो पड़ी, लेकिन इस बार खुशी से। उसके बच्चों ने उसकी टांगों को गले लगा लिया और उसके पड़ोसियों ने सफाई में मदद करने की पेशकश की। जैसे ही मॉर्गन दरवाजे की ओर बढ़ा, मारिया ने उसे बुलाया। क्यों? आप हमारे लिए यह क्यों करेंगे? वह उस परिचित मुस्कान के साथ वापस मुड़ा, क्योंकि कभी कभी लोगों को बस एक मौका चाहिए होता है, और मैं आपको एक देने के लिए सही समय पर सही जगह पर था। 1 घंटे के भीतर समाचार कैमरे आ गए। शाम तक कहानी हर जगह थी। मॉर्गन फ्रीमैन ने एकल मां को बेदखली से बचाने के लिए अपार्टमेंट बिल्डिंग खरीदी, लेकिन मारिया को सुर्खियों की परवाह नहीं थी। उसे केवल इस बात की परवाह थी कि उसके बच्चे सुरक्षित थे, अपनी अपनी बिस्तर पर सो रहे थे, और कहीं बाहर एक सुनहरी आवाज वाला आदमी था जिसने दुनिया को याद दिलाया था कि दया क्या दिखती है। मॉर्गन फ्रीमैन द्वारा उनके घर को बचाने के 1 हफ्ते बाद मारिया ने सेंट मैरी अस्पताल में अपनी नई नौकरी शुरू की। उसने दिन की पाली के दौरान बुजुर्ग मरीजों की मदद करते हुए नर्सिंग सहायक के रूप में काम किया। वेतन बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन यह स्थिर काम था, और उसके पर्यवेक्षक सारा दयालु थीं। आप वही हैं जो समाचार में हैं, सारा ने मारिया के पहले लंच ब्रेक के दौरान कहा। वह अकेली मां जिसकी मॉर्गन फ्रीमैन ने मदद की। मारिया ने सिर हिलाया। अभी भी सभी ध्यान से शर्मिंदा थी। मैं बस कड़ी मेहनत करना चाहती हूं और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जीवन बनाना चाहती हूं। लेकिन मिस्टर क्रॉली ने परेशानी करना बंद नहीं किया था। उसने पड़ोस में अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया कि मारिया ने मॉर्गन फ्रीमैन को छूना लगाया था, कि वह एक घोटाला चला रही थी। कुछ लोगों ने स्थानीय किराने की दुकान पर उसे गंदी निगाहों से देखना शुरू कर दिया। एक शाम जब मारिया टॉमी को उसकी होमवर्क में मदद कर रही थी, किसी ने उनकी खिड़की में पत्थर फेंका। हर तरफ कांच के टुकड़े बिखर गए। टॉमी चीख उठा, मम्मी, मुझे डर लग रहा है। लीसा कोने से रोए। मारिया ने पुलिस को फोन किया, लेकिन वह जानती थी कि इसके पीछे कौन है। मिस्टर क्रॉली को उस दिन पहले देखा गया था, सड़क के उस पार बार में शराब पीते हुए, किसी को भी सुनते हुए जो कह रहा था कि उसके साथ गलत हुआ है। अगले दिन उनके पड़ोसी श्रीमती चेन कुछ घर का बना सूप लेकर आईं। हम जानते हैं कि क्रॉली इसके पीछे है, उसने कहा। वह सिर्फ गुस्से में है क्योंकि मॉर्गन फ्रीमैन ने उसे बुरा बना दिया। अन्य पड़ोसी भी आगे आने लगे। उन्होंने मारिया को बताया कि कैसे मिस्टर क्रॉली ने वर्षों से उन्हें धमकाया था, कैसे उन्होंने अनुचित रूप से किराया बढ़ाया था और आवश्यक मरम्मत की उपेक्षा की थी। उसने मेरी दादी को रोने पर मजबूर कर दिया जब वह 2 दिनों के लिए किराए पर देर से आई थी, अपार्टमेंट 3B के जेक ने कहा। वह अभी अभी अस्पताल से बाहर निकली थी। वह अकेली नहीं थी जिसे उसने चोट पहुंचाई थी, लेकिन वह थी जिसने उसका सामना किया था, भले ही गलती से। मॉर्गन फ्रीमैन के वकील ने उस दोपहर फोन किया। मिस्टर फ्रीमैन ने मुझे आपकी जांच करने के लिए कहा, उसने कहा। वह उत्पीड़न के बारे में चिंतित है। मैं और कोई परेशानी नहीं करना चाहती, मारिया ने चुपचाप कहा। अपने बच्चों को अपने खिलौनों से खेलते हुए देखा। आप परेशानी नहीं कर रही हैं, वकील ने दृढ़ता से उत्तर दिया। मिस्टर क्रॉली कर रहे हैं और हम उन्हें रोकने जा रहे हैं। उस शाम जब मारिया रात का खाना बना रही थी, किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। उसका दिल रुक गया। क्या यह फिर से मिस्टर क्रॉली था? लेकिन जब उसने झांकने के छेद से देखा तो उसने वहां मॉर्गन फ्रीमैन को 2 पुलिस अधिकारियों के साथ खड़ा देखा। हम आपके पड़ोसियों से बयान इकट्ठा कर रहे हैं, मॉर्गन ने अंदर आने के बाद उसे बताया। मिस्टर क्रॉली का उत्पीड़न और अवैध बेदखली का इतिहास है। पुलिस आरोप लगा रही है। टॉमी और लीसा मॉर्गन के पास भागे, उसकी टांगों को गले लगाया। वह उन पर मुस्कुराया। मिस्टर फ्रीमैन, टॉमी ने उत्साह से कहा, मैंने स्कूल में सभी को आपके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आप एक फिल्म स्टार हैं। मॉर्गन हंसे।
मैं हूं, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक मकान मालिक हूं जो चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस अधिकारियों ने टूटी हुई खिड़की और उत्पीड़न के बारे में मारिया का बयान लिया। उनके पास बाहर से सुरक्षा कैमरा फुटेज था जिसमें मिस्टर क्रॉली यह दिखावा कर रहे थे कि उन्होंने क्या किया है। वह आपको अब परेशान नहीं करेगा, एक अधिकारी ने वादा किया। हम उसे आज रात उठा रहे हैं। बाद में मॉर्गन और पुलिस के जाने के बाद मारिया के पड़ोसी उसके अपार्टमेंट में इकट्ठे हुए। श्रीमती चेन और सूप लाई। जेक ने टूटी हुई खिड़की ठीक की। किसी और ने सभी बच्चों के लिए पिज्जा मंगवाया। हमें वर्षों पहले क्रॉली का विरोध करना चाहिए था, श्रीमती चेन ने सिर हिलाते हुए कहा। हम सब बहुत डर गए थे। कभी कभी परिवर्तन करने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, मारिया ने उत्तर दिया। उस पहले दिन मॉर्गन के शब्दों को याद करते हुए जैसे ही उसने उस रात अपने बच्चों को बिस्तर पर सुलाया, टॉमी ने पूछा, क्या बुरा आदमी वास्तव में जा रहा है? मम्मी? हाँ बच्चे, उसने उसके माथे को चूमते हुए कहा। और हमारे पास अब बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो हमारी देखभाल कर रहे हैं। अगली सुबह मारिया ने समाचार देखा। पूर्व मकान मालिक को उत्पीड़न और बर्बरता के लिए गिरफ्तार किया गया। मिस्टर क्रॉली का गुस्से से भरा चेहरा हर चैनल पर था, लेकिन इस बार मारिया डरी हुई नहीं थी। वह अपने सिर को ऊंचा करके काम पर गई। जब उन्होंने उसे देखा तो उसके मरीज मुस्कुराए। कुछ ने यह भी उल्लेख किया कि उन्होंने उसे टीवी पर अपनी कहानी देखी है। आप प्रसिद्ध हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने इशारा करते हुए कहा। नहीं, मारिया ने जवाब दिया, उसका तकिया समायोजित करते हुए। मैं सिर्फ भाग्यशाली हूं, भाग्यशाली कि किसी ने मदद करने के लिए पर्याप्त परवाह की। लेकिन जैसे ही वह उस शाम घर जा रही थी, मारिया ने उस काली कार को नहीं देखा जो उसके पीछे चल रही थी। अंदर मिस्टर क्रॉली का भाई रॉबर्ट ठंडी आंखों से उसे देख रहा था। उसने उस सुबह अपने भाई के लिए जमानत जमा कर दी थी और अब उनकी योजनाएं थीं, बड़ी योजनाएं। मॉर्गन फ्रीमैन ने पहली लड़ाई जीत ली हो सकती है, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ था, एक लंबे शॉट से नहीं। रॉबर्ट क्रॉली अपने भाई के रहने के कमरे में बैठा था। उसे मॉर्गन फ्रीमैन और मारिया के बारे में बकवास करते हुए सुन रहा था। जमानत जमा करने के बाद उन्होंने घंटों अपने बदला लेने की साजिश रची थी। उस औरत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मिस्टर क्रॉली चिल्लाए इधर उधर घूम रहे थे। 20 साल मैंने उस इमारत को चलाया, 20 साल, और अब मैं जेल की सजा का सामना कर रहा हूं। शांत हो जाओ, रॉबर्ट ने कहा एक और पेड़ डालते हुए। मेरे पास एक योजना है। इस बीच मारिया अस्पताल में अपनी पाली में काम कर रही थी, खतरे से अनजान। उसने अभी अभी एक बुजुर्ग मरीज की मदद करना समाप्त किया था जब सारा, उसके पर्यवेक्षक, ने उसे कार्यालय में बुलाया। यहां कोई आपसे मिलने आया है, सारा ने चिंतित होकर कहा। कहता है कि वह मिस्टर क्रॉली का भाई है। मारिया का दिल धड़क गया। रॉबर्ट क्रॉली एक महंगे सूट में वहां खड़ा था, सांप की तरह मुस्कुरा रहा था। बस अपने भाई के व्यवहार के लिए माफी मांगना चाहता था, उसने आसानी से कहा। शायद हम चाय पर इस पर चर्चा कर सकते हैं। नहीं धन्यवाद, मारिया ने दृढ़ता से उत्तर दिया। कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन रॉबर्ट ने उसका हाथ पकड़ लिया जैसे ही वह जाने लगी। ध्यान से सुनो, मेरे भाई ने तुम्हारी वजह से सब कुछ खो दिया। हम इसे आसान तरीके से कर सकते हैं, या क्या यहां कोई समस्या है? सभी मुड़ गए। मॉर्गन फ्रीमैन दरवाजे पर खड़े थे और वह अकेले नहीं थे। उसके बगल में एक बिजनेस सूट में एक लंबी महिला थी। मारिया, मॉर्गन ने कहा, लिंडा थॉम्पसन से मिलो, वह जिला अटॉर्नी है। रॉबर्ट का चेहरा सफेद हो गया। उसने मारिया का हाथ छोड़ दिया। मिस्टर क्रॉली, लिंडा ने कहा, हमारे पास आपका कल सुश्री रोड्रिगेज का पीछा करने का सुरक्षा फुटेज है। यह निरोधक आदेश का उल्लंघन है। कौन सा निरोधक आदेश? रॉबर्ट फुफकारा। वह जो जज ने आज सुबह साइन किया था, लिंडा ने जवाब दिया, एक दस्तावेज ऊपर उठाते हुए। आप दोनों और आपके भाई को कवर करते हुए। मॉर्गन आगे बढ़े। मैं काफी समय से परेशानी को जानता हूं जब मैं उसे देखता हूं। मारिया के लिए अपने लोगों को देख रहा था। बस मामले में सुरक्षा गार्ड रॉबर्ट को बाहर ले जाने के लिए आ गए। जैसे ही वे उसे दूर ले गए, वह अभी भी विरोध कर रहा था। आपको कैसे पता चला? मारिया ने मॉर्गन से पूछा। उसके हाथ कांप रहे थे। श्रीमती चेन ने मुझे फोन किया, उन्होंने समझाया। उसने रॉबर्ट को कल रात आपके अपार्टमेंट को देखते हुए देखा और उसे आपकी इमारत के कार्यालय में पुरानी तस्वीरों से पहचान लिया। बाद में उस शाम मारिया को पूरी सच्चाई का पता चला। क्रॉली भाइयों ने शहर भर में कई इमारतों में अवैध योजनाएं चला रखी थीं।
मॉर्गन के वकीलों ने सब कुछ उजागर कर दिया था। वे वर्षों से गरीब परिवारों का शोषण कर रहे हैं। लिंडा ने मारिया की इमारत में एक सामुदायिक बैठक में समझाया, लेकिन अब हमारे पास उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। पड़ोसी इकट्ठे हुए, दुर्व्यवहार और डराने धमकाने की कहानियां साझा कर रहे थे, लेकिन अब आखिरकार वे अब और नहीं डरते थे। उनके साथ क्या होने वाला है? श्रीमती चेन ने पूछा। वे गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं, लिंडा ने जवाब दिया। धोखाधड़ी के कई आरोप, उत्पीड़न, अवैध बेदखली, फांसी की ईमानदेही, काउंसी प्रथाइस। मॉर्गन खड़े हुए। और मेरे पास और खबरें हैं। मैं सिर्फ इस इमारत को ठीक नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी सभी संपत्तियां खरीद रहा हूं। यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि किसी और को चोट न पहुंचे। कमरा जय जयकार से गूंज उठा। टॉमी और लीसा, जो कोने में खेल रहे थे, फिर से मॉर्गन को गले लगाने के लिए दौड़े। क्या आप हमेशा के लिए हमारे मकान मालिक रहेंगे? लीसा ने पूछा। मॉर्गन मुस्कुराए। यहां तक कि बेहतर, मैं सभी इमारतों को किफायती आवास सहकारी में बदल रहा हूं। आपके पास अपने घर के मालिक होने का मौका होगा। मारिया विश्वास नहीं कर सकती थी। अपना खुद का अपार्टमेंट? कुछ हफ्ते पहले यह असंभव लग रहा था, लेकिन जैसे ही सभी ने जश्न मनाया, रॉबर्ट क्रॉली सड़क के उस पार अपनी कार में बैठा था, एक फोन कॉल कर रहा था। हाँ, मैं हूं, उसने गरजते हुए कहा। याद है कि आप मुझ पर जो एहसान करते हैं। मुझे मॉर्गन फ्रीमैन के अतीत में देखने के लिए किसी की जरूरत है। हर किसी के पास राज होते हैं, और जब मुझे उसका अंदर रॉबर्ट की काली योजनाओं से अनजान मारिया ने अपने बच्चों को अपने पड़ोसियों के साथ हंसते हुए देखा। मॉर्गन टॉमी को एक छोटे बोर्ड पर शतरंज खेलना सिखा रहे थे जो उन्होंने लाया था। हम क्यों? उसने उसे चुपचाप पूछा। जितने लोगों की आप मदद कर सकते हैं, उनमें से सभी में से। मॉर्गन ने शतरंज के खेल से ऊपर देखा। क्योंकि आपने मुझे अपनी मां की याद दिला दी। उसने अकेले हमारी परवरिश की समान संघर्षों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। बिल्कुल तुम्हारी तरह। मारिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये दुख या डर के आंसू नहीं थे। वर्षों में पहली बार वे आशा के आंसू थे। जैसे ही शहर पर रात छा गई, दो बहुत अलग योजनाएं आकार ले रही थीं। एक अंधेरी कार में रॉबर्ट क्रॉली ने अपने बदला लेने की साजिश रची, और एक गर्म अपार्टमेंट में मॉर्गन फ्रीमैन और नए पाए गए दोस्तों के एक समुदाय ने एक बेहतर भविष्य की योजना बनाई। सवाल यह था, कौन सी योजना जीतेगी? अस्पताल में टकराव के 1 महीने बाद मारिया का जीवन आखिरकार एक सुखद दिनचर्या में बस गया था। उसके बच्चे स्कूल में बेहतर कर रहे थे, उसे काम पर वेतन वृद्धि मिल गई थी, और मॉर्गन के स्वामित्व में इमारत का नवीनीकरण किया जा रहा था। लेकिन रॉबर्ट क्रॉली ने हार नहीं मानी थी। उसने एक निजी जांचकर्ता को काम पर रखा था जो मॉर्गन फ्रीमैन के अतीत में खुदाई कर रहा था। अब एक घटिया बार में बैठे रॉबर्ट के पास दस्तावेजों का एक मोटा फोल्डर था। यह उसे नष्ट करने वाला है, रॉबर्ट ने बड़बड़ाया, पन्नों के माध्यम से फ्लिप करते हुए। और उस रॉड्रिगेज महिला को भी। अगली सुबह मारिया अपने बच्चों के साथ नाश्ता कर रही थी जब उसने समाचार देखा। उसका कॉफी कप फर्श पर गिर गया। हर चैनल पर मॉर्गन फ्रीमैन के रियल एस्टेट घोटाले का पर्दाफाश। रॉबर्ट क्रॉली टीवी पर रिपोर्टरों के सामने खड़ा था। मॉर्गन फ्रीमैन वह नायक नहीं है जो हर कोई सोचता है, उसने घोषणा की। 20 साल पहले वह एक असफल आवास परियोजना में शामिल था जिसने दर्जनों परिवारों को बेघर कर दिया था, और अब वह फिर से ऐसा कर रहा है। मारिया का फोन बजने लगा। रिपोर्टर टिप्पणी चाहते थे, पड़ोसी एसएमएस कर रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है। मम्मी, टॉमी ने डरते हुए पूछा, क्या हम फिर से अपना घर खोने वाले हैं? नहीं बच्चे, मारिया ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। उसे नहीं पता था कि क्या विश्वास करे। अस्पताल में मरीज भी समाचार देख रहे थे। कुछ ने मारिया को संदिग्ध रूप से देखा। सारा, उसके पर्यवेक्षक, ने उसे कार्यालय में बुलाया। अस्पताल को आपके बारे में कॉल आ रहे हैं, सारा ने समझाया। लोग कह रहे हैं कि आप मॉर्गन फ्रीमैन के साथ किसी रियल एस्टेट घोटाले का हिस्सा हैं। मारिया बीमार महसूस कर रही थी। यह सब सच नहीं है। फिर श्रीमती चेन दफ्तर में घुस आईं। मारिया, तुम्हें अभी घर आना होगा, मॉर्गन इमारत में है। जब मारिया पहुंची तो उसने मॉर्गन को सामुदायिक कक्ष में शांति से बैठा पाया, चिंतित निवासियों से घिरा हुआ। लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके बगल में एक बुजुर्ग महिला बैठी थी जिसे मारिया ने पहले कभी नहीं देखा था। सभी, मॉर्गन ने खड़े होकर कहा।
रोज थॉम्पसन से मिलो। वह 20 साल पहले उस आवास परियोजना का हिस्सा थी जिसके बारे में रॉबर्ट बात कर रहा है। रोज धीरे धीरे खड़ी हुई, अपनी लाठी पर झुक गई। मॉर्गन ने हमारे घर नहीं तोड़े, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। उन्होंने उन्हें बचाया। असली अपराधी रॉबर्ट क्रॉली के पिता थे। कमरा शांत हो गया। रोज ने जारी रखा। जेम्स क्रॉली रॉबर्ट के पिता डेवलपर थे। उसने हमारे पैसे लिए, हमें घरों का वादा किया, फिर हर चीज के साथ गायब हो गया। मॉर्गन ने कदम बढ़ाया, परियोजना खरीदी, सुनिश्चित किया कि हर परिवार के पास रहने की जगह हो। लिंडा थॉम्पसन जिला अटॉर्नी और दस्तावेजों के साथ अंदर आईं। हमें असली रिकॉर्ड मिल गए। उन्होंने घोषणा की, क्रॉली परिवार 3 पीढ़ियों से रियल एस्टेट घोटाले चला रहा है। अचानक बाहर हंगामा हुआ। रॉबर्ट क्रॉली वहां था, एक समाचार दल के साथ सुरक्षा से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। आप सभी को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उसने चिल्लाया। फ्रीमैन असली अपराधी है। लेकिन फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। मिस्टर क्रॉली रॉबर्ट के भाई कमरे में चले गए। वह थके हुए और परास्त दिख रहे थे। खत्म हो गया रॉबर्ट, उन्होंने कहा। मैं झूठ बोलना छोड़ चुका हूं। सभी ने देखा क्योंकि मिस्टर क्रॉली ने कैमरों का सामना किया। मेरे भाई ने जो कुछ भी कहा वह झूठा है। मॉर्गन फ्रीमैन निर्दोष है। हमारा परिवार, हम ही वे हैं जो लोगों को परेशान करते रहे हैं, और मैं अब इसके साथ नहीं रह सकता। रॉबर्ट का चेहरा गुस्से से बैंगनी हो गया। तुम गद्दार, उसने चिल्लाया, अपने भाई पर झपटा। लेकिन इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाता, श्रीमती चेन ने अपनी लाठी बाहर निकाल दी। रॉबर्ट गिर गया और उसके चेहरे पर गिर गया। समाचार दलों ने सब कुछ पकड़ लिया। मैं बूढ़ी हो सकती हूं, श्रीमती चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मुझे अभी भी पता है कि बदमाशों से कैसे निपटना है। पुलिस ने रॉबर्ट को हथकड़ियों में जेल ले जाया, फिर भी धमकी दे रहा था। मिस्टर क्रॉली ने जिला अटॉर्नी को पूरा इकबालियां बयान दिया। उस शाम बाद में मॉर्गन ने फिर से सभी को इकट्ठा किया। मुझे माफ करना कि तुम सब इसमें फंस गए, उन्होंने कहा, लेकिन शायद इससे कुछ अच्छा हुआ। सच्चाई आखिरकार सामने आ गई। मारिया ने अपने पड़ोसियों को देखा, नहीं, उसके दोस्तों को। वे सब कुछ के माध्यम से एक साथ रहे थे। बाहर के रिपोर्टर इसे फ्रीमैन समुदाय कह रहे थे, एक ऐसी जगह जहां लोग एक दूसरे की देखभाल करते थे। अब क्या होगा, किसी ने पूछा। मॉर्गन उस परिचित मुस्कान के साथ मुस्कुराए। अब हम एक साथ कुछ खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन जैसे ही सभी ने जश्न मनाया, किसी ने भी सड़क के उस पार से देख रहे रहस्यमय व्यक्ति को नोटिस नहीं किया। क्रॉली परिवार के साथ पुराने संबंध वाले किसी व्यक्ति ने। किसी के पास और भी काला राज्य था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। लंबे शॉट से नहीं, इमारत को देख रहे रहस्यमय व्यक्ति जेम्स क्रॉली स्वयं निकले, रॉबर्ट एंड मिस्टर क्रॉली के पिता। हर कोई सोचता था कि वह वर्षों पहले मर गया था, लेकिन वह बस छिप रहा था, दूसरे शहरों में घोटाले चला रहा था। अब वह वापस आ गया था और वह गुस्से में था। उसके बेटे जेल में थे, उसके परिवार की प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई थी, और मॉर्गन फ्रीमैन ने सब कुछ उजागर कर दिया था। एक बरसात वाली सुबह जेम्स सीधे मारिया के अस्पताल में गया। वह पुरानी तस्वीरों से अलग दिख रहा था, बूढ़ा, कठोर, लेकिन अपने बेटों जैसी ही ठंडी आंखें थीं। आप मुझे नहीं जानते, उसने नर्स के स्टेशन पर मारिया से कहा, लेकिन आपने मेरे परिवार को नष्ट कर दिया। मारिया पीछे हट गई, अपने फोन तक पहुंच गई, लेकिन जेम्स ने एक लिफाफा निकाला। मेरे पास सबूत है कि मॉर्गन फ्रीमैन वह नहीं है जो वह लगता है, उन्होंने कहा। इस बार असली सबूत। अपने अपार्टमेंट के अधिकारों पर हस्ताक्षर करें या मैं इसे जारी करूं। मुझे आपसे डर नहीं लगता, मारिया ने कहा, हालांकि उसकी आवाज कांप रही थी। हम में से कोई भी अब और नहीं, जेम्स हंसे। तुम्हें होना चाहिए। मॉर्गन से 15 जून 1928 के बारे में पूछें। उसे पूछें कि मेरी पत्नी के साथ वास्तव में क्या हुआ। इससे पहले कि मारिया जवाब दे पाती, सारा पर्यवेक्षक दौड़ी हुई आ गई। महोदय, आपको जाना होगा या मैं सुरक्षा को बुला रही हूं। जेम्स ने वही ठंडी मुस्कान दी जो उसके बेटों के पास थी। मैं जा रहा हूं। लेकिन यह खत्म नहीं हुआ।